तो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और आज फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और आज की ये वीडियो भी हमारी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, मैं गलत बोल गया। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। और इसके फर्स्ट इसका जो पार्ट 2 है, ये पार्ट, एक मिनट यार, ये पार्ट 2 है, ठीक है। मैं अपना ब्रश ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ सही से। तो ये रहा ब्रश, ठीक है। तो ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जो है ना, हम इसके काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर कर चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन होते क्या है, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ हमने पार्ट 1 में सीखा था। आज की पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो आज हम ये सब देखने वाले हैं। और अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जाके सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को ऑब्वियसली लाइक भी कर देना, ठीक है। और इसका पार्ट 3 बनाऊं कि ना बनाऊं, ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। पार्ट 3 में जो है ना, मैं कोशिश करूंगा कि इसके जितने भी हमको एक्टिविटीज़ दी गई हैं ना इस चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। इस चैप्टर में हमें जितनी भी एक्टिविटीज़ दी गई हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में जितनी भी एक्टिविटीज़ दी गई हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं उन्हें क्लियर करवाऊँ तो मुझे कमेंट नीचे जाके कमेंट करके बताना कि यस लिख देना, ठीक है। उसमें मैं समझ जाऊँगा कि हाँ, आप लोगों को जो है ना केमिकल रिएक्शन का वो पार्ट 3 चाहिए, जिसमें मैं आपको उन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करवा सकूं। और इस वीडियो में प्लीज़ 5 लाइक्स आ जाने चाहिए, ऐसा कर देना, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इससे पहले 7 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। व्हाट आर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पूरे चैप्टर को मैंने क्लियर कर दिया। आज 8th क्वेश्चन की बारी है। तो व्हाट आर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। यहाँ इंग्लिश में, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, आपको थोड़ा बहुत हिंदी भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देयर आर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के टाइप हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल फॉर्म। तो यहाँ होता क्या है कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक सिंगल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस को बनाते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि एक सब्सटेंस होता है ए, ठीक है, और प्लस बी। ए एक सब्सटेंस है, बी एक सब्सटेंस है। ये दोनों केमिकल रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे एक सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि ए बी, ठीक है। और यही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ कॉयल, बर्निंग ऑफ कॉयल, ठीक है। कॉयल कहते हैं ना इसे, ठीक है। थोड़ा बोलने में अगर प्रॉब्लम हो जाती है मुझे कभी कभी, ठीक है। तो कार्बन, ठीक है, जब कार्बन को O2 में, यानी O2 यानी ऑक्सीजन में जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कि यहाँ पर दो रिएक्टेंट थे और जिन्होंने मिलकर वन रिएक्टेंट का निर्माण किया, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कॉयल, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। जब मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है, Mg को हम O2 की विजिबिलिटी में जलाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी एक तरफ से एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ऐसे ही हो गया फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। H2 प्लस O, H2 प्लस O जब साथ में रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है H2O। और हम जानते हैं कि H2O का मतलब होता है वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर सारे केमिकल रिएक्शंस लिखे हुए हैं जो कि एग्जाम्पल हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो आप इसे नोट डाउन कर लेना। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अपने और भी केमिकल रिएक्शंस की जो कि यहाँ इम्पोर्टेंट। तो इसके दूसरे नंबर पे आता है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि एक कंपाउंड होता है जो कि स्प्लिट यानी कि टूट जाता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेज में, और इसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। यानी यहाँ ए प्रोडक्ट होता है और वो ए प्रोडक्ट जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है बी और सी सब्सटेंस में, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है ना डीकम्पोजिशन रिएक्शन के हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी 3 टाइप्स होते हैं। तो देयर आर 3 मोर टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन व्हेन डीकम्पोजिशन कैरीड आउट बाय हीटिंग। तो जब डीकम्पोजिशन को हीट की ज़रूरत होती है या हीट कैरी कर रखी होती है, ठीक है, यहाँ पर हीट की ज़रूरत होती है हमें, ठीक है। ये होता है रिएक्टेंट और ये होता है प्रोडक्ट, जिसके बारे में मैंने पार्ट 1 में क्लियर करवा दिया था सब कुछ। तो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और O2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट प्रोवाइड करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा कैल्शियम ऑक्साइड और O2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक सब्सटेंस स्प्लिट हो गया 2 और मोर सब्सटेंसेज में, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर कह सकते हैं कि डीकम्पोजिशन का टाइप है थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। अब ऐसे ही हो गया इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन कह लो इसे, ठीक है। तो व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो जब हम डीकम्पोजिशन को इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तोड़ते हैं, ठीक है। डीकम्पोजिशन का मतलब ये हो गया कि एक सब्सटेंस को स्प्लिट करना। तो किसी सब्सटेंस को जब हम स्प्लिट करते हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी डीकम्पोजिशन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये हो गया H2O। जब H2O यानी पानी में जब हम इलेक्ट्रिसिटी को गुजारेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हमें मिलती है। तो यानी कि H2O जो कि एक सब्सटेंस है वो स्प्लिट हो जाएगा 2 और मोर सब्सटेंसेज में, ठीक है, H2+O, ठीक है, यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ये टूट जाता है। कब, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से आपका हो गया फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। तो फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन क्या है, व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पर क्या होता है कि डीकम्पोजिशन होता है सनलाइट की मदद से, ठीक है। यहाँ पर सनलाइट हेल्पफुल होती है डीकम्पोजिशन को करने के लिए और इसे हम कहते हैं फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अपना हो गया सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, जो आपका Ag होता है वो सिल्वर का सिंबल होता है, ठीक है, और Cl क्लोराइड का होता है। तो AgCl यानी जो कि सॉलिड की फॉर्म में रहता है, ठीक है, जिसे हम H से डिनोट करते हैं। तो आपका सिल्वर क्लोराइड में जब हम सनलाइट को गुजारते हैं तो हमें मिलता है सिल्वर और क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर और क्लोराइड मिलता है, यानी वन सब्सटेंस स्प्लिट हो गया 2 और मोर सब्सटेंसेज में, ठीक है। और ये रिएक्शन का यूज़ कहाँ होता है, ये जो रिएक्शन अभी हमने करवाया इसका यूज़ कहाँ पर होता है ये देख लेते हैं। तो अबाउट रिएक्शन इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन का यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपने सीख लिया ये सब। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। सो हेयर वी कम अगेन, और यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। इसको आपने कई बार क्लास 6 to लेके 9th तक सुना हुआ है, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके बारे में जानते भी हो, ठीक है। तो द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेज द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम हिज सॉल्यूशन। एक बार मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान के चलो कि ये एक बच्चा है, ठीक है, और यहाँ एक और बच्चा है पर ये इससे हाइट में 2 गुना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसका और इसका ये और ये मिलते हैं, ठीक है। अब इनका हो गया झगड़ा, ठीक है, मान के चलो कि इसका और इसका झगड़ा हो गया, ठीक है, इसका और इसका झगड़ा हो गया। तो जीतेगा कौन, ऑब्वियसली ये जीतेगा, और ये जीतेगा तो ये इससे भगा देगा। और ऐसा ही कुछ हमारे एलिमेंट के साथ भी होता है। एलिमेंट में भी जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। जो ध्यान से सुनना, ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो कि मोर रिएक्टिव होते हैं, और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और जब हमें ऐसी प्रोग्रेस देखने को मिलती है तो हम ऐसा कहते हैं कि ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 1 लाइक तो बनता है।
तो द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। समझ गए हो ना? तो अब देखो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया आयरन और SuCO4 यानी कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस, ठीक है। तो जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को मिक्सअप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हम देखेंगे कि जो आपका आयरन है वो Cu यानी कि कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, भगा देगा, और वो कॉपर की जगह पे आ जाएगा। तो जब यहाँ पर ये रिएक्शन होगा तो हमें देखने को मिलता है कि कॉपर के जगह पे आयरन आ जाता है, ठीक है। और इसे हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर कॉपर जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है लेस देन कॉपर, ठीक है। यहाँ पर कॉपर कम रिएक्टिव है और आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये बन गया फेरिक सल्फाइड, ठीक है, जो कि एक्वस यानी कि वाटर सॉल्यूशन में मिलते हैं और यहाँ से जो आपका कॉपर है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। इसका इसकी एक और पिक्चर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक पिक्चर प्रेजेंट है। ये पिक्चर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। अगर आपको ये घर पे करना हो तो आप कर भी सकते हो। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर आपको एक लोहे की कील चाहिए यानी आयरन नेल, ठीक है। अब जब आप लोहे की कील लोगे आयरन नेल तो आपको उसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डालना है, ठीक है। और ये आपका ए ट्यूब है, ठीक है, एक ए ट्यूब है जिसमें कॉपर सल्फेट लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विजिबल है। तो जब आप आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के अंदर डालोगे तो आप क्या देखोगे कि जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर ग्रीनिश हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, बट हम देखेंगे कि जब उसमें आयरन नेल को डाला जाएगा तो वो ग्रीनिश हो जाएगा, ठीक है, वो ग्रीनिश हो एक मिनट, सॉरी। तो जब हम देखेंगे कि जब इसमें कॉपर सल्फेट के विलयन में जब नेल को डाला जाएगा तो वो ग्रीनिश हो जाएगा और वहाँ से कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। अब कॉपर जाएगा कहाँ? तो जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ है वो नेल में जाके चिपक जाएगा, ठीक है। जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वो नेल पे जाएगा और नेल पर एक परत बना देगा, यानी कि एक टाइप का, ठीक है, परत बना देगा उसके ऊपर, ठीक है। और इसे ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। कुछ चीज़ आपको याद रखनी है कि कॉपर सल्फेट का जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है उसका कलर होता है ब्लू, ठीक है। और जब उसके अंदर नेल डाली जाती है तो कॉपर जो होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है और जो आपका कॉपर सल्फेट जो विलयन होता है वो कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है उसमें अगर नेल डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ग्रीनिश हो जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए अपने पिक्चर्स पे। तो अभी हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि आपके लिए थोड़ा सा नया है, हो सकता है कईयों के लिए नया हो, पर क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 में हमने इसे थोड़ा बहुत क्लियर करा हुआ है, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें होता क्या है कि एक जो एलिमेंट होता है वो आयंस की अदला बदली करते हैं, ठीक है। आयंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की अदला बदली करते हैं, ठीक है, और इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आर रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंजेस ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं और वो आयंस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। आयंस का एक्सचेंज करके एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है कि ए, बी और सी, डी 2 टाइप ऑफ कंपाउंड होते हैं जो कि मिलते हैं, और ए जो आपका ए होता है वो डी के साथ जुड़ जाता है और बी जो होता है वो सी के साथ जुड़ जाता है या सी बी के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। ये एक टाइप का फॉर्मूला है जो कि आपको मदद करेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने में, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया NaSO4 और बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है। कभी कभी क्या होता है जबान पूरी अटक जाती है। यहाँ पर बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या है, ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो बैरियम होता है, ठीक है, बेरिलियम होता है जिसको Ba से हम डिनोट करते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगा? SO4 को दे देगा।
यानी किसको दे देगा, SO4 को, ठीक है, SO4 को वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। अब जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे प्लस से डिनोट करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या कि बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है और SO4 जिसे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। और यहाँ से ये दोनों साथ में जुड़ जाते हैं और ये बनाते हैं बेरिलियम सल्फाइड, ठीक है। और इसी तरीके से आपका Na और Cl इनको भी अपने अपने आयंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसी तरीके से ये दोनों जुड़ जाते हैं और ये बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इस तरीके से आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, जिसे हम कहते हैं उपचयन और अपचयन, ठीक है। इसे आप इंग्लिश में ही ज़्यादा ध्यान रखना है, हिंदी की तरफ ध्यान ही मत दो, ठीक है, बिल्कुल। तो ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ जाना, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, या हाइड्रोजन का घट जाना, ठीक है, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है ना, और अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और एक और देख लेते हैं, जब कार्बन को O2 के विजिबिलिटी में जलाया जाता है तो हमें मिलता है CO2, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ना वो जुड़ गई इसके साथ। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन का। अब बात करते हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन के, दी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। तो यहाँ पर होता क्या है कि हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल, ठीक है, क्या होता है, रिडक्शन। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे हम। तो इसके एग्जांपल हो गए CuO+H2 यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन। तो यहाँ पर होता क्या है कि कॉपर ऑक्साइड जो है ना वो उससे जो ऑक्सीजन होती है वो हट जाती है और किसके साथ जुड़ जाती है, H2O के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन घट रही है पर यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी यहाँ पर तो हो रहा है आपका रिडक्शन, ठीक है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ में देखने को मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं रिडक्स, ठीक है, एक मिनट इसको सही से, तो इसे हम कहते हैं रिडक्स, ठीक है, रिडॉक्स, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, इसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन का घटना भी होता है और ऑक्सीजन का जुड़ना भी होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं रिडक्स, ठीक है, रिडक्स कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख लिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पर है जिसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का घटना अगर दोनों कहीं साथ साथ होते हैं तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन, ठीक है, ठीक है, ये समझ गए होगे आप। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कैन ऑक्सीडेशन इफेक्ट आवर डेली लाइफ। तो या ऑक्सीडेशन इफेक्ट आवर डेली लाइफ, और जो आपका ऑक्सीडेशन होता है वो इफेक्ट बहुत करता है डेली लाइफ को। अब देखो कैसे करता है। तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, तो कॉरेशन, ठीक है, हो सकता है थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत ना मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी बहुत ख़राब हो सकती है। तो कॉरेंसन, ठीक है। तो व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर यानी नमी, एयर, वाटर, एसिड। तो जब कोई मेटल सब्सटेंस मॉइस्चर, एयर या एसिड या वाटर के कनेक्शन में आता है तो एक लेयर उसके ऊपर जम जाती है, ठीक है, एक then a layer of oxide is formed which weaken the metal, hence metal to be corrode, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो मेटल होता है, ठीक है, जो मेटल होता है वो जो मेटल का सब्सटेंस होता है, ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं, वो मॉइस्चर, एयर, वाटर या एसिड किसी के भी संपर्क में या किसी के भी कनेक्शन में कुछ टाइम के लिए आता है तो वहाँ पर होता क्या है कि ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड की एक लेयर उस पर आ जाती है और वो मेटल को वीक कर देती है, ठीक है, जिसके कारण मेटल वीक हो जाता है और इसे हम कहते हैं कोरोड, ठीक है। जब मेटल वीक हो जाता है तो इसे हम कहते हैं कोरोड, ठीक है, और इसे ही हम कहते हैं कोरोइसन, ठीक है। यार ये थोड़ा बोलने में दिक्कत आती है, पता नहीं क्यों मुझे।
तो मैं इसे सुधारने की कोशिश करूँगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, लोहे में जंग लगना। जब लोहे को हम ऐसे ही हवा में छोड़ देते हैं तो आप 1-2 महीने बाद देखना कि उसका कलर जो है ना ब्राउन हो जाता है कुछ कुछ हद तक, ठीक है, उसका कलर जो है ना ब्राउन हो जाएगा और वो जो है ना वो बहुत ही आराम से टूट जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं रस्टिंग ऑफ, एक मिनट यार ये क्या हो गया, ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। ब्लैक कोटेड ऑफ सिल्वर, आप देखोगे सिल्वर पे ब्लैक कोटेड जम जाती है तो ये भी हो गया कोराइंसन, ठीक है, या कोरॉड। ग्रीन कोटेड ऑन कॉपर, ग्रीन कोटेड ऑन कॉपर, कॉपर पे ग्रीन कलर का कोटेड का जम जाना, ये भी क्या हो गया आपका कोरॉड हो गया, ठीक है। अब आता है आपका रेंडिसिटी, ठीक है, रेंडिसिटी। तो रेंडिसिटी क्या होता है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंडिसिटी। तो जब ऑक्सीडेशन होता है फैट्स यानी जो आपका घी भी हो गया, ठीक है, जब रोटी को आप लोग ऐसे खुले में छोड़ दोगे तो देखना कि उसमें रेंडिसिटी होने के बाद उस पर कुछ अलग टाइप का दिखने लग जाता है, ठीक है, जब वो एयर के संपर्क में रहता है, ठीक है, और तो उसमें कुछ चीज़ें आने लग जाती हैं। ऐसे ही ब्रेड हो गया, ठीक है, ब्रेड को जब आप खुले में छोड़ देते हो तो देख लेना ऑक्सीजन की एक अजीब टाइप की लेयर उस पर लगती है, ठीक है। सब्जी को खुले में छोड़ दोगे तो उसमें भी ऑक्सीजन की जो है मात्रा थोड़ी बहुत बढ़ती है। ये थोड़ा बहुत ना समझाने में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि अभी जो है ना हाथ बंधे हुए हैं। इसको समझाने के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है, पर आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है जिन्हें आप समझ सकते हो रेंडिसिटी के तौर पर, ठीक है। तो जैसे आपने सब्जी को खुले में छोड़ दिया तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती है और फिर वहाँ पर जो है ना वो उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और वहाँ पर रेंडिसिटी होती है और उसका स्मेल, जो उसकी स्मेल होती है वो थोड़ी बहुत बैड आने लग जाती है, ठीक है। इसीलिए हम सब्जियों को फ्रिज में रखते हैं या तो उसको ढक कर रखते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में कम से कम आए, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं रेंडिसिटी के कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, तो ऑयल का ऑक्सीडेशन या फैट्स का ऑक्सीडेशन रेंडिसिटी कहलाता है, ठीक है। इट लीड टू बी बैड स्मेल, और जब भी रेंडिसिटी होती है तो यहाँ पर जो है ना बैड स्मेल आने लग जाती है फूड प्रोडक्ट्स से, और बैड टेस्ट ऑफ फूड। और जब आप उस फूड को टेस्ट करोगे ना, जब उसमें रेंडिसिटी हो जाएगी और जब आप उस फूड को टेस्ट करोगे तो आपसे वो खाया ही नहीं जाएगा क्योंकि उसमें बहुत ही बेकार टेस्ट आ जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि आपने चिप्स पैकेट्स देखे होंगे, ठीक है, आपने चिप्स के पैकेट देखे होंगे जो कि फुले हुए होते हैं, ठीक है। अब वो फुले हुए क्यों होता है? क्योंकि उनमें नाइट्रोजन गैस विजिबल रहती है। अब जो नाइट्रोजन गैस होती है ना वो किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन नहीं करती है। अब वो अगर रिएक्शन नहीं करेगी तो यानी उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा इसका मतलब वो सालों साल तक वैसी की वैसी बनी रहेगी। तो इसीलिए चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से केमिकल ऑल्सो क्लासीफाइड ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर, तो केमिकल रिएक्शन को क्लासीफाई किया जाता है बेस ऑफ टेम्परेचर पे। तो इसे और देख लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को क्लासीफाई किया जाता है टेम्परेचर्स पे भी। ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ होता क्या है कि यहाँ पर हीट रिलीज होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस यानी मीथेन, ठीक है, मीथेन को हम नेचुरल गैस कहते हैं। जब इसे O2 की विजिबिलिटी में जलाया जाता है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और O2 गैस, ठीक है, निकलती है और यहाँ पर हीट भी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, ठीक है। तो द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, क्या होता है? इसमें रिक्वायर होती है हीट की, लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की। तो अभी आपने डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ा था। तो उसके जितने भी टाइप्स होते हैं वो टाइप्स होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के भी, यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो एग्जाम्पल एंडोथर्मिक रिएक्शन के भी होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, कर देना वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। और एक सवाल का जवाब दो मेरे कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है उसमें किस तरह के केमिकल रिएक्शन होती हैं। तो नीचे कमेंट में जाके मुझे बताओ कि आयरन में जब आयरन में रस्टिंग यानी आयरन में जब जंग लगता है तो उसमें किस टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है। आपको ये जाके मुझे बताना है, ठीक है। मैंने इसमें ये क्लियर करवा दिया।
ठीक है, तो जाके कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मेरे चैनल पर लाइक के लिए व्यस्त बिल्कुल मत रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।